पूनम यादव जी और सबसे अधिक लालचंद जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सुमेधा मित्र वेदा अलंकार जो दुनिया में नहीं है, उनके अगुवाई में जो कार्यक्रम आपने शुरू किया था, एक मानव लगभग हम समझते हैं कि 25-30 वर्षों से ये लगातार आपका कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे साथियों ने चर्चा किया है सुभाष चंद्र बोस भारत के अंदर यहाँ के लोगों की पीड़ा को देखा और समझा, और समझने के बाद जब ICS की पढ़ाई करने के बाद भारत लौटे, तो भारत लौटने के बाद वो नौकरी नहीं की। उनके मन में पीड़ा थी कि जो लूट है, किसान मेहनत करता है, हार्ड मेहनत करता है, लेकिन उसकी फसल लूट ली जाती है। मजदूर का पसीना ज़मीन पर गिरता है, लेकिन उसको मजदूरी नहीं मिलती है। नौजवान पढ़ाई करके अच्छा बन सकता है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता है। हमारी माताएं बहनें शिक्षा हासिल करके आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जाता है। यह पीड़ा लेकर के सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ करके, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों को था कि सुभाष चंद्र बोस को बंद करो और बंद करके इसकी हत्या कर दो। यह जिंदा रहा तो निश्चित है पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांति पैदा हो जाएगा। सुभाष बाबू अंग्रेज़ों से बचते हुए हिटलर के यहाँ पहुँचे जर्मनी में, और जर्मनी में जाने के बाद हिटलर जिससे भी मिलता था पहले नज़र में नज़र डाल देता था, और देखता था उसकी नज़र अगर छुप गई तो उसके मन में से भय पैदा होता था कि ये कायर है, और उसके ऊपर हावी हो जाता था, उससे कोई बात नहीं करता था, डांट देता था। उनके कॉलेज की सहेली अमीला सहगल सुभाष बाबू जब टहलने गए थे तो उसने देख करके पहचान लिया, ये तो सुभाष बाबू है जो हम लोगों के साथ पढ़ता था। और वो मिलने जब जहाँ ठहरे थे वहाँ मिलने गई, और उसने कहा सुभाष बाबू यहाँ कैसे आए हो? तो उन्होंने पूरी बात बताया। तो कहा हिटलर से मिलने जा रहे हो ना, हिटलर की एक कमजोरी है, उसकी आँख में आँख डाल देना। अगर हिटलर की नज़र झुक गई तो हिटलर मान लेगा कि कोई बहादुर आदमी है जिसकी हमको मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हारी नज़र पहले झुक गई तो तुमको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगी। हर ईमानदार आदमी की नज़रें बहुत तेज होती हैं, बेईमान की नज़र झुकी होती है। यही ईमानदार और बेईमानी में अंतर है। और जब सुभाष बाबू हिटलर से मिलने गए तो हिटलर आँख में आँख डाला, और आँख में आँख डालने के बाद सुभाष बाबू के तेज के सामने उसकी नज़रें झुक गई, और उसने कहा कि बोल सुभाष बाबू तुम क्या मांगने आए हो? सुभाष बाबू ने एक ही प्रस्ताव रखा कि तुम हमारा सहयोग करो, मैं ब्रिटिश को भगा करके हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले उसकी गवर्नमेंट ने सबसे पहले सुभाष बाबू को जर्मनी से अपनी बात रखने का अवसर दिया कि अपनी बात रखो। और सुभाष बाबू अभी स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, 1942 में ही यह आज़ाद हिंद फौज का गठन आज़ाद हिंद सरकार का गठन हो गया था। उस समय मोहन सिंह जो क्रांतिकारी थे, मोहन सिंह वो जो 46,000 सैनिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सैनिक थे उसको जापान ने अपने कब्जे में रखा था, उसकी अगुवाई मोहन सिंह कर रहे थे। और उस समय चूँकि इनके सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ बातों को लेकर के जापान से और मोहन सिंह से तकरार बढ़ी, और फिर आज़ाद हिंद सरकार का जो संगठन था कुछ धीमा पड़ा। लेकिन 1943 में आकर के ये संगठन तेज हो गया। तमाम सारे साथी चर्चा कर रहे हैं, गांधी पर जो चर्चा करते हैं और सुभाष बाबू जो चर्चा करते हैं। मैं बता दूं कि मेडिकल साइंस में अब जाकर के देखो, कोई भी डॉक्टर किसी के पेट में दर्द हो रही है तो यह नहीं है कि तुरंत उसके ऊपर चाकू चलाए, सबसे पहले उसका एक्सरे करता है। उससे नहीं है तो तमाम लेटेस्ट टेस्ट है, टेस्ट करने के बाद जब वो देख लेता है कि नहीं फला जगह ये दर्द हो रही है और उसका कारण यह है,
तो चाकू चलाता है और चाकू चला करके पेट फाड़ता है, और पेट फाड़ने के बाद उसका दर्द जहाँ हो रहा है उसको रोग को निकाल के बाहर कर देता है, तो वह व्यक्ति को अमन चैन हो जाता है, वह सुखी हो जाता है। ठीक मेडिकल साइंस में भी क्रांति का जो अर्थ लगाया गया था, क्रांति का मतलब यह नहीं है कि निहत्थे कोई जा रहा है और गोली मार दो वो क्रांतिकारी है, यह क्रांतिकारी नहीं है। कोई महिला जा रही है उसका आसमत लूट लो, यह क्रांति का अर्थ नहीं होता। क्रांति का अर्थ होता है कि अगर कोई लुटेरे चाहे जितनी भी संख्या में है और किसी औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो क्रांतिकारी वह व्यक्ति है कि उसको महिला को बचाने के लिए वह कूद पड़े और उन आत्माओं को भगा दे, उसको क्रांति कहते हैं। और क्रांतिकारी संख्या में कम होते हैं। हमारे तमाम सारे साथी कह रहे थे कम लोग हैं, हम तो कह रहे थे अधिक लोग हैं। हमने अकेले अभियान शुरू किया था, याद करो उस दौर को, जिस दौर में हमने अकेले अभियान शुरू किया था। यही घोसी चीनी मिल है, लूट के खिलाफ कोई बोलने की औकात नहीं थी, लेकिन मेरे मन में जज्बा था कि इस लूट के खिलाफ बोलूंगा। मैंने अकेले काला झंडा लेकर के कूद पड़ा था। क्रांतिकारी अकेले चलता है, क्रांतिकारी बहादुर होता है और बहादुर अकेले चलता है। दुनिया के सारे फैसले अकेले होते हैं। भीड़ तो लौंडे भी इकट्ठा कर लेते हैं, अगर लौंडा नाचने लगे पूरी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाए। कोई अपराधी आ जाए और तमाम लोगों को भी पैसा दे करके बुला ले, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। और याद करना, क्रांतिकारी भीड़ में इकट्ठा नहीं होता है। और फ्रांस की क्रांति में आप उठाकर देखो, किसी ताकत की कोई जरूरत नहीं है। एक बुढ़िया लाइन लगा करके और ब्रेड का इंतजार कर रही है कि मुझे ब्रेड खाने को मिल जाए। जब वो सैनिक अपने लिए, अपने खास लोगों के लिए वो जो खाने का सामान है उसको दे रहे हैं, वो बुढ़िया बर्दाश्त नहीं करती है और उठा करके एक पत्थर मारती है। और जैसे पत्थर मारती है वो पूरी की पूरी भीड़ पत्थर उठा के मारने लगती है। फ्रांस के अंदर क्रांति कोई भीड़ ने नहीं किया था, एक महिला ने फ्रांस के अंदर क्रांति किया था। और सऊदी के अंदर मोहम्मद साहब ने अकेले चल करके जो सामाजिक परिवर्तन किया था, राजवाड़ों का नाश किया था, वो अकेले चल करके किया था। मैं लालचंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार आप बगैर रुके, बगैर थके और तमाम सारे लोगों को बुला करके एक बार अवसर देते हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और नौजवानों, आज क्यों नहीं कोई नेता पैदा हो? बाजार ने राजनीति को टच दिया। आज एक शौक चला है, चोरी करो, डकैती डालो, तस्करी करो, किडनी का व्यापार करो, शराब बेचवाओ, ड्रग्स बेचवाओ, पैसा कमाओ, पैसा दो, ले आकर के गांव-गांव में पैसा बांटो, भीड़ को इकट्ठा करो, नाच गान कराते रहो और जो तुम्हारा नेता है उसको दिखा दो, वो जान जाए कि ये तो भीड़ इसकी है और उसी पर विधायक और सांसद बन जाओ। आज तो इसलिए कि छोटे छोटे जब मंच लगते थे, कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाता था और लोगों को इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके उनके लिए लड़ता था, तो लोग उसके साथ खड़े होते थे। और जब उसके साथ खड़े होते थे तो गाँव का जो नौजवान था उसका मनोबल बढ़ता था कि मैं भी नेक काम करूंगा, मैं भी लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं भी कहीं एक बीमारी आई है तो उस बीमारी में आगे कूद करके उसको बचाने का काम करूंगा। ये कार्यकर्ता अपने को होम करता था और होम करने के बाद समाज को बचाने का काम करता था। आज उल्टी गिनती पर सुन लो, घोसी के लोगों, घोसी का इतिहास निराला है, लेकिन आज घोसी के अंदर हो क्या रहा है? वह कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई कि घोसी में कोई नेता नहीं पैदा हो रहा है? कहीं ना कहीं जवाब दे वो सारे बुजुर्ग और नौजवान भी हैं कि जो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता को, जो लोगों के लिए लड़ता है, जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके साथ खड़ा नहीं होते। जब पुलिस उसको मारती है तो उसका जाकर के मजाक उठाते हैं। मैं भी तो मारा गया था, मैं कल्पना चाहे को काला झंडा दिखाया, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा, और पुलिस उठा करके बांध कर खंबे में मार रही थी। वहाँ तो जिसने मारा 1.25 कुंटल का कोतवाल था, मेरे शरीर पे टूट के चढ़ जाना। हमारे इलाके के भी लोग हमारे पिताजी के पास पहुँचे और लोगों ने कहा तुम्हारा लड़का अब यहीं बचेगा। आप समझाती नहीं, उनका मनोबल तोड़ने के लिए गए थे। और हमारे पिताजी सीधे आदमी, आज भी जिंदा, उन्होंने कहा कि लड़का बच गया है ना, तो कहा बच गया है, कहा एक भैंस है, एक भैंस और लाऊंगा, उसको दूध पिलाऊंगा, कम से कम समाज को बचाने के लिए तो आगे गया है। और हमारे पिताजी ने उस समय ये मनोबल बढ़ाने का काम किया था। और इसीलिए मैं नौजवानों को कहता हूँ कि यह मत देखो कौन है कौन नहीं है,
दुनिया के जितने भी महान लोग वो भीड़ का इंतजार नहीं करते थे। मतलूबा एक बार दोहरी घाट में आए, भीड़ चली गई थी और वो आके के लाउडर पकड़ लिए, कहा कि भीड़ आ जाएगी। भीड़ तो वक्ता में दम होती है भीड़ बुलाने की। ये चंद टुकड़े पर पड़ने वाले लोग भीड़ का इंतजार करते हैं। अगर भीड़ नहीं है तो बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए साथियों, हम भी घोषित सर्वोदय में अध्यक्ष थे, नौजवानों से कहते थे हमारा मंच लगा दो और तुम सभी भाग जाओ। अगर बाकी थी नहीं चले जाए, हम कहाँ चले जाओ। इसलिए डर है पुलिस आएगी, लाठी चलाएगी। हमको तो लाठी खाने में मजा आता है। जब पुलिस लाठी चलाती है तो अंदर से हौसला बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। और यह ताकत बढ़ती है कि हम समाज को बचाने के लिए लाठी पड़ती है मेरे ऊपर, मैं समाज को बचाने के लिए निकला हूँ। और एक बार इसी मऊ की धरती पर एक बार और आवाज दिया हूँ। अभी प्रोफेसर अनिल यादव के भाई हमारे पास बैठे हुए हैं और इनकी जमीन को यहाँ का सांसद जो लुटेरा सांसद है वो कब्जा करने चला है। और हमने कहा था कि मऊ में कोई मुद्दा होगा वो बोलेगा चाहे नहीं बोलेगा। मैं पैदा हुआ हूँ मरने के लिए, लेकिन मैं मर जाऊँ गुंडों के हाथे, लेकिन ऐसी गुंडई इस जिले के अंदर नहीं होने दूंगा। हमने कसम खाया है। और मैं लगातार घोसी के लोगों जब जुर्म जाति बढ़ेगी तो मेरे जैसा बाकी कानपुर छोड़ के आ गया है। जहां भी अन्याय होगा चाहे लाठियां हजारों चले, लेकिन मैं खड़ा मिलूंगा। मैं पीछे भागने वाला नहीं हूँ। घोसी मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है और घोसी के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। पद की चिंता छोड़ो, विधायक मंत्री तो चोर उचक्के भी हो जाते हैं। आज उठाओ 2-3 करोड़ 5 करोड़ का सौदा चल रहा है। और जब सौदे से लोग पैदा होंगे तो आप बताओ ईमानदार लोग होंगे। वो सौदे से जो आएंगे वो ईमानदार तो नहीं आएंगे। ईमानदार तो यहाँ से जो गांव गलियों में लड़ा है, जो गांव गलियों में देखा है, जो गरीबी देखा है, जो जानता है किसके घर में जाकर के रोटी खाया था, जिस जानता है कि मेरे शरीर के कपड़े फट गए थे तो किस आदमी ने मुझे कपड़ा दिया है। वो कौन किस गाँव की गली खराब है, कहाँ रास्ता है कि नहीं है, कहाँ पुल पुलिया है कि नहीं है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसानों को वाजिब मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पर कौन बोलेगा। एक बार मैं कहानी कहता था, इसी घोसी में बड़ी कहानी मेरी लोकप्रिय हुई थी। हमने कहा था एक कहानी, एक राजा था, उसकी एक लड़की थी और लड़की बहुत सुंदर थी। एक राजा था, उसका लड़का था। उस लड़के की एक शर्त थी कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे जिसको हम सुहाग रात के दिन 5 जूता मारेंगे, उसी लड़की से शादी करेंगे। तमाम सारे राजा जब ये बात सुनते थे तो कहते थे इस लड़की को हमने फूल की तरह पाला है, उसको जूता नहीं खाने दूंगा। वो चले जाते थे। एक लड़की कही कि नहीं, मैं उसी राजा के लड़के से शादी करूंगा जिसने कहा है कि मैं 5 जूता मारूंगा। उसकी पिता ने कहा कि बेटी यह कैसे हो सकता है, तुम्हारे ऊपर जो जूता उठाएगा उसके सीने में गोली डाल दूंगा। लेकिन यह बर्दाश्त था नहीं पिताजी, आप मेरी बात समझिए, मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ, आप रिश्ता लेके जाइए। वो रिश्ता लेके गई और रिश्ता लेने के बाद शादी हो गई। शादी के बाद वो औरत आई। औरत के दिन सुहाग रात के दिन जब वो पहुँचा तो कहा मेरी बचन तुमको याद है। वो लड़की ने कहा हाँ याद है। कहा क्या याद है? तो कहा तुमने यही कहा था शर्त थी कि 5 जूता खाने की, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। जैसे जूता उसने निकाला, लड़की ने पूछा यह जूता किसका है? उसने कहा यह जूता मेरे पिताजी की कमाई का है। कहा जिस बेड पर मैं बैठी हूँ यह बेड मेरे पिताजी का है, जो कपड़े पहनी हूँ यह कपड़ा मेरे पिताजी का है, और यह छत जो बनी है वो तुम्हारे पिताजी का है। तुम्हारे पास क्या है कि जिससे जूता मारोगे? तुम तो पूरी तरह से फटीचर हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। राजा का लड़का सोचा चलूंगा, कमाऊंगा, कमा के लाऊंगा और ला करके अपनी शर्त पूरा करूंगा। वो निकल गया और जिस राज्य में गया संजोग से उस राजा भी उसी का रिश्तेदार था और ये लड़की भी पीछे पीछे गई और जा करके उसने कहा कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ। ये पहुँच गई थी, उसने कहा नौकरी पर रख लो। जब वो नौकरी पर रख लिया तो पूछा क्या काम करोगे? कहा तुमको काम यह दिया जाएगा कि हमारी बेटी जो शाम को जाती है संडास करने तो उसी में चिराग तुमको पहुँचाना। वो चिराग शाम को लेकर चिराग पहुँचाता था
उसने कहा कि साल भर के अंदर इतना पैसा दे दो कि ये घर बना ले, बेड खरीद ले, मेरे लिए गहने खरीद ले, ये अपना जूता खरीद ले। और जब इतना पैसा उसके पास हो गया, वो खुशी खुशी आया और उस लड़की भी चल के आ गई और वो आकर के पहले घर बनवाया, फिर उसने बेड बनवाया, उसके कपड़े खरीदे, गहने खरीदे। और जब शाम को पहुंचा कि आज मेरी शर्त पूरा होगा, सब कुछ मेरा है, और जैसे ही जूता उसने उठाया, उस लड़की ने पूछा ये पाए कैसे, पैसा कहाँ से लाए हो, कौन सा काम कर रहे थे? वो पूछा इससे तुमसे क्या मतलब है, तुमने जो शर्त रखा था उसका पालन करने आया हूँ। कहा फला राज्य में एक राजा का एक लड़का तुम्हारे जैसे था, वहाँ के रानी के संडास में चिराग पहुँचाता था, लोग उसको चिरागन कहते थे, तुम वही तो नहीं हो। उसके पैर पर गिर गया, यह बात किसको बताना हुआ। यह चिरागन लोग जो सांसद विधायक बन के चल जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख करोड़ों रुपया खर्च करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, ये तमाम थानाध्यक्ष जो पैसा दे करके थानाध्यक्ष बन रहे हैं, ये एसडीएम जो पैसा दे करके एसडीएम बनते हैं, ये चिरागन लोग समाज और राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। ये चंद पूंजीपतियों के बल पर जो सरकारें बनती हैं, वो सरकारें समाज और राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकती। राष्ट्र का कल्याण करने के लिए ये फुटपाथ पर बैठने वाले लोग, मोची जिस दिन अपने जूता सिलने वाले को हथियार बना लेगा, ये झाड़ू चलाने वाले लोग जिस दिन झाड़ू को हथियार बना लेंगे, ये हसिया से फसल काटने वाले लोग जिस दिन हसिया को हथियार बना लेंगे, जिस दिन ये किसान जब बुजुर्ग लाठी लेके चलते हैं, लाठी को अपना हथियार बना देंगे। दुनिया के अंदर भारत सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये निश्चित है, सुभाष बाबू के सपनों को साकार होगा ही होगा। और आने वाले नौजवानों में जिस तरह से उफान आ रहा है, जिस तरह नौजवानों ने शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, जिस तरह से नौजवानों ने लूट के सवाल पर पूरे देश को मथने का काम किया है, आने वाले समय में याद रखना नौजवानों, ये घोसी की धरती की ऐतिहासिक धरती पर का यह संदेश पूरे प्रदेश देश को जाएगा और नौजवान खड़ा होगा, इन चंद लुटेरों को उठा करके फेंकेगा और असली सरकार आएगी और वही सरकार समाज और राष्ट्र का कल्याण करेगी और संविधान को अक्षुण्ण बना कर रखेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग त्योहार का दिन है, जाना है, मैं और कुछ न करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।